राशा या लरजना, ये भी एक ऐसी अलामत है जो मुख्तलिफ अमराज में मुश्तरका तौर पर पाई जाती है। दरअसल उज़लात में जब किसी भी तरह की कमज़ोरी वाक़या हो जाए या किसी किस्म की सोजिश पैदा हो जाए और क़ुव्वत की कमी लर्ज़े की सूरत या राशे की सूरत में या थरथराने की सूरत में वाक़या होती है। मर्ज दोबारा से शुरू करना है। ये आवाज़ आ रही है, ये डिस्टर्ब तो नहीं करेगी आपको? चलें, दोबारा शुरू करूँ? मैं दोबारा शुरू करूँ। 3, 2, 1 क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। राशा, आज हमारा मौजू है, दोबारा से शुरू करूँगा। 3, 2, 1 क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हमारा मौजू है ट्रेमर्स या राशा या लरजना, थरथराना, कपकपाना। ये मुख्तलिफ़ किस्म की उज़लाती हरकत हैं, उनकी बेकायदगी है जो हमें ट्रेमर्स या राशे की सूरत में नज़र आती है। बुनियादी तौर पे इस मर्ज़ में उज़लात में ग़िज़ाई किस्म की कमियाँ वाक़ हो जाती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की सोजिशें पैदा हो जाती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स उज़लात में जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये मर्ज़ पैदा होता है। हमने राशा क्योंकि बहुत सारी बीमारियों के नतीजे में एक अलामत के तौर पे ज़ाहिर होता है, तो जब तक हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में डिज़ीज़ का सही तयन नहीं करते उस वक़्त तक हम राशा को सही तौर पे ट्रीट नहीं कर सकते। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हमने राशा को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 वो राशा जो हमें रेस्ट की सूरत में मिलता है, यानी जिस वक़्त मरीज़ हालत सुकून में हो। दूसरा राशा जो हमें किसी मूवमेंट की सूरत में, जैसे कलम पकड़ना, हाथ मिलाना या कोई मूवमेंट करना, उस सूरत में हमें राशा पैदा हो, या किसी इरादी हरकत की सूरत में, जिसको हम इंटेंशनल ट्रेमर कहते हैं, पैदा होता है। तो अब हम 1 बाई 1 डिफरेंशियल डायग्नोसिस के एतबार से हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक वो राशा जिसको हमने कहा कि ट्रेमर ऑन रेस्ट, ये ट्रेमर ऑन रेस्ट जो है ये पार्किंसोनिज़म में हमें ज़्यादातर देखने में आता है। पार्किंसोनिज़म की पैथोलॉजी ये है कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें डोपामीन बनाने वाले सेल्स में नेक्रोसिस हो जाता है, यानी वो सेल डेड हो जाते हैं। और जब डोपामीन का काम है एसिटाइल कोलिन को कंट्रोल करना, हमारी जो भी इरादी हरकत होती हैं या पैरासिम्पैथेटिक मूवमेंट्स होती हैं, ये एसिटाइल कोलिन के ज़रिए से होती हैं। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जब आपने किसी काम की, किसी मूवमेंट का इरादा किया तो हमारे दिमाग से एक बरकी रो आती है जो उज़लात के अंदर एक ख़ास किस्म के रिसेप्टर्स पे अटैक करती है और उस उज़लात के अंदर हरकत यानी सिकुड़ने और फैलने की का अमल वकूअ पज़ीर होता है। इस पूरे अमल को हम मेडिकल साइंस में एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब ये एक्शन पोटेंशियल की एक और मिसाल मैं आपको दूं। हमारी बॉडी के जितने बॉडी के सेल्स हैं, इनके ऊपर हर चीज़ को दाखिल या ख़ारिज करने के रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर कहते हैं जैसे एक ताले के अंदर चाबी लगने की जगह होती है, उस चाबी के लगने से ताला खुल जाता है। और ऐसी जगह जहाँ पे चाबी लग जाए या फिट हो जाए, हम उस जगह को रिसेप्टर्स का नाम देते हैं। अब रिसेप्टर पे 2 तरह की चाबियाँ लग सकती हैं। एक वो चाबी जो ताला लगने के बाद ताले को खोल दे, उसको हम एगोनिस्ट या न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं। और एक वो चाबी जो ताले में लग तो जाए लेकिन ताले को खोल ना सके और उसकी असल चाबी को वहाँ पे लगने भी ना दे, जगह को ब्लॉक कर दे। हम ऐसी चीज़ों को एंटागोनिस्ट भी कहते हैं, ब्लॉकर्स भी कहते हैं, या रिसेप्टर्स ब्लॉकर का नाम भी देते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल या मसल्स की मूवमेंट को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन जो कि नर्व के ज़रिए से आती है और मसल्स के अंदर एक रिसेप्टर है जिसे मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर कहते हैं, वहाँ आके ये एसिटाइल कोलिन इंसर्ट होती है और जैसे ही इंसर्ट होती है मसल्स
कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है या मसल में सुकेड़ पैदा हो जाता है। जैसे ही एसिटाइलकोलिन का मॉलिक्यूल रिसेप्टर पे अटैक करता है और कुछ खास किस्म के एंजाइम्स इस एसिटाइलकोलिन को फ़ौरन ज़ाया कर देते हैं, जिसकी वजह से एक कॉन्ट्रैक्शन के बाद सेल वापस रिलैक्स या रेस्टिंग स्टेज में आ जाता है। अब अगर ये एंजाइम्स ज़ाया हो जाएं या एसिटाइलकोलिन अपनी ज़रूरत से ज़्यादा आना शुरू हो जाएं तो ये मसल्स बार बार सिकुड़ना शुरू हो जाते हैं, जिससे राशा या ट्रेमर या लरज़ने जैसी हरकत उज़लात से सादिर होने लगती हैं, जो कि गैर तबई होती हैं। पार्किंसोनिज़म की अभी कोई ख़ास वजह मालूम नहीं हो सकी कि ये हमारी बॉडी ब्रेन के अंदर एक सेल्स हैं जिसको हम सब्सटेंशिया निग्रा कहते हैं, उसमें ये ख़ास किस्म के न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें डोपामीन ज़्यादा अहम है, ये पैदा होता है जो एसिटाइलकोलिन को कंट्रोल करके रखता है। जब ये डोपामीन बनना बंद हो जाता है तो एसिटाइलकोलिन आज़ाद हो जाता है और वो फिर अज़लात के ऊपर बार बार अटैक करके हमारे अंदर ट्रेमर्स जैसी शिकायत पैदा करता है। अब ये पार्किंसोनिज़म की कई वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे पार्किंसोनिज़म की कुछ वजूहात अभी तक मालूम नहीं हो सकी, जिसको हम आइडियोपैथिक कहते हैं। इसके अलावा मिथाइल पेंटाइल टेट्राहाइड्रोपाइरिडीन एक ड्रग है जिसकी वजह से ये शिकायत हो सकती है। इसके अलावा फिनोथाइजीन्स हैं, उसकी वजह से भी ये शिकायत हो सकती है। नीज कुछ ट्रॉमा या चोट लगना या दिमाग के ऊपर चोट लगना, सर्दी लगना, बारिश में बहुत ज़्यादा भीग जाना। इसके अलावा इस दिमाग के ख़ास हिस्सों जहाँ डोपामीन पैदा होती है उसकी शरियानी नालियों का सिकुड़ जाना, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाना, कुछ वायरल इन्फेक्शन जिसमें इंसेफ्लाइटिस, वायरल इंसेफ्लाइटिस जो है वो काबिले ज़िक्र है। इन सारी सूरतों में दिमाग के अंदर जो खलल पैदा होता है वो पार्किंसोनिज़म के नतीजे में ज़ाहिर होता है और इस तरह से राशा रेस्ट की हालत में होता है, यानी मरीज़ जिस वक़्त आराम और सुकून की हालत में होता है उसके हाथ पाँव लरज़ रहे होते हैं और ये डिज़ीज़ प्रोग्रेस करते करते हमारी टांगों में भी चली जाती है और मरीज़ धक्के की तरह से चल रहा होता है, जैसे उसको कोई धक्का दे के चला रहा है। और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी हमारे मसल्स को, डायफ्राम को डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आखिर में मरीज़ को सांस लेने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है और यही चीज़ उसकी मौत का बाइस बन सकती है। तो पार्किंसोनिज़म में सबसे अहम दवाई जो है वो दवाउल मिस्क मोतदिल जवाहरदार है, लबूब सग़ीर है। इसके अलावा चावल, चिकन, ठंडी चीज़ों का परहेज़ बताया जाता है, खट्टी चीज़ों से परहेज़ बताया जाता है। एकदम गर्म सर्द या सर्द गर्म होने से एहतियात करवाई जाती है। तो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा रोगन मालकंगनी, रोगन ज़ैतून और रोगन लबूब सबा का मसाज करना भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। एक और ट्रेमर जिसको एक्शन ट्रेमर कहा जाता है, जो एंजाइटी की वजह से भी हो जाता है और थायरोटॉक्सिसिटी की वजह से भी हो जाता है, जिसमें थायराइड्स की जो है ना वो मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से एक्शन ट्रेमर होता है कि जब हम पेन पकड़ेंगे या मूवमेंट करेंगे तो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेमर्स पैदा होंगे। थायरोटॉक्सिकोसिस में प्राइमरी सेकेंडरी भी हो सकता है, इसके अलावा इसकी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में ग्रेव्स डिजीज़, इसके अलावा टॉक्सिक मल्टीन्यूडुलर गॉइटर भी हो सकता है, टॉक्सिक एडिनोमास भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो कि टॉक्सिक एडिनोमा अमूमन सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा थायरोटॉक्सिसिटी जो है वो भी इसके अलावा हाइपरथायराइडिज्म के अंदर जो है ना वो काबिल ज़िक्र वजह है, जिसकी वजह से ट्रेमर्स होते हैं। नीज सब एक्यूट थायराइडाइटिस, साइलेंट थायराइडाइटिस और एक्सेस इंटेक ऑफ द थायरॉक्सिन जो है ये भी ट्रेमर्स का बाइस बन सकती है, क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म, हाइपर मेटाबॉलिज्म क्रिएट करती है, जिसकी वजह से असर उज़लात पे जाता है और उज़लात ओवर मूवमेंट करना शुरू कर देते हैं। सेकेंडरी हाइपरथायराइडिज्म में सेक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमाज हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर पैदा हो जाते हैं, जो वहाँ की सेक्रीशंस को बढ़ा देते हैं और इसकी वजह से मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है और मूवमेंट डिसऑर्डर्स क्रिएट होते हैं। इसके अलावा एसेंशियल फेमिलियल ट्रेमर्स हैं, जो मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से, कमज़ोरी की वजह से या बहुत ज़्यादा गर्म मसाला टाइप चीज़ें खाने की वजह से या उज़लाती सोजिश की वजह से पैदा हो सकते हैं। साइलेंट ट्रेमर्स हैं, फ्लैपिंग ट्रेमर हैं, जो हम अगर मरीज़ से हाथ सीधा करने को कहें या हाथ यूँ करने को कहें
तो इस मूवमेंट के ऊपर वो मरीज़ के हाथ जो हैं वो लरज़ने शुरू हो जाते हैं, और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की उज़लाती कमज़ोरियों की वजह से, यानी उज़लात को क़ुव्वत देने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, ख़ुसूसन ग़िज़ा 1 और 2 की कमी की वजह से पैदा होते हैं। कि जब और मज़दूरों को ख़ास तौर पर पैदा होते हैं, वो मज़दूर जो मज़दूरी बहुत ज़्यादा करते हैं और उसकी ग़िज़ा, उसकी मुताल्लिक़ा ग़िज़ा बहुत कम लेते हैं, उन लोगों में या ड्राइवर हज़रात में ये ट्रेमर्स अक्सर देखने में आते हैं। इसके अलावा इंटेंशनल ट्रेमर हैं, जो कि आप देख रहे हैं कि वो सेरिब्रल डिजीज़ के अंदर होते हैं, जो MRI और CT स्कैन के ज़रिए से इजीली डायग्नोज हो जाते हैं। इसमें बाज़ औक़ात बुखार, चक्कर आना और बेहोश होने जैसी अलामतें भी पाई जाती हैं। इसमें अमूमन हम इंटेंशनल ट्रेमर में मुसफ़ियात और मुअद्दिलात दम अद्वियात दे रहे होते हैं। इसके अलावा मग़ज़ियात का इस्तेमाल भी इसमें इंतहाई मुफीद साबित होता है, जिसमें दर्द का नुस्खा नंबर 12 सोमीना की सूरत में जो है मार्केट में अवेलेबल है, ये भी इंतहाई मुफीद साबित होता है। जैसा कि आपको हम एक दफ़ा फिर रिवाइज़ करें कि ये पैथोफिजियोलॉजी है हमारी पार्किंसनिज़म डिजीज़ की, जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस तरह से इसको दोबारा लेते हैं। तो सर वो आपका पहले का भी पार्ट आएगा जिसमें आपने थोड़ा काफ़ी ज़्यादा नीचे देखा है, दोबारा रिकॉर्ड होगा। अच्छा, यार मैं एक और ये चीज़ चाह रहा था कि अगर मेरी पिक्चर ना आए, यही तस्वीर सिर्फ आ जाए तो कैसा रहेगा? अटेंशन नहीं आती ना लोगों को। ये तस्वीर साइड पे रहे ना। अब वो उन्होंने मुझे भेजी है ना फालिज वाली जी, फालिज वाली में तस्वीर आ रही है, कभी मैं आ रहा हूँ, कभी पिक्चर आ रही है, कभी मैं आ रहा हूँ, कभी पिक्चर आ रही है, तो मसला हो रहा है। सब्सटेंशिया। अच्छा चलें शुरू करें। जी, अभी इस वाली वीडियो में ना आपने मेरी तस्वीर मुझे हटा देना है, आपने इसी को बस थोड़ा सा दिखाना है मैक्सिमम। मुझे एक सैंपल दिखाना है ज़रा कहीं। चलें शुरू। चलें अब आप करें शुरू। 3, 2, 1 क्यों। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इस पिक्चर में हमने पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द पार्किंसनिज़म डिजीज़ बयान की है। आप देखें कि सब्सटेंशिया निग्रा जो है वो वहाँ पे नेक्रोसिस पैदा हुआ है और 3, 2, 1 क्यों। देखें आप पार्किंसनिज़म की पैथोफिजियोलॉजी को हम एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं कि सब्सटेंशिया निग्रा में नेक्रोसिस पैदा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की ब्लड सप्लाई जो है वो मुनक़ता हो जाती है, ये हिस्सा डेड हो जाता है और यहाँ पे डोपामीन का बनने का जो अमल है वो स्लो हो जाता है या रुक जाता है, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन आज़ाद हो जाती है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी है पार्किंसनिज़म की अमूमन। और इसके अलावा ओवरऑल आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स हैं कि एसिटाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स नर्व एंडिंग से मसल्स के मस्क्यूलिनिक रिसेप्टर्स पे लगते हैं और फिर मुख्तलिफ़ किस्म के एंजाइम्स इसको डिग्रेडेट कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। लेकिन ये मॉलिक्यूल अगर यहाँ चिपके रहें और इनको ज़ाया करने वाले एंजाइम्स यहाँ मौजूद ना हों तो ये बार बार अटैक करके हमारे न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जो हैं वो पैदा कर रहे होते हैं। इसके अलावा नहीं मैं इसमें मेरी वीडियो ना लेना, बस ये ज़रा वॉइस ले लें दोबारा। क्यों। अच्छा, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, जिसमें शरीयानों की तंगी की वजह से स्पेसिफिक सेल्स के अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई मुनक़ते हो गई। इसके अलावा आप देखें कि बेसल गैंग्लियाज में जो मोटर कॉर्टेक्स में यानी कि जो है ना पैथोलॉजी पैदा हो रही है, डोपामीन स्टिमुलेट्स हो रही हैं और बेसल गैंग्लिया के ज़रिए से और रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रही हैं। इधर लेक ऑफ डोपामीन की वजह से बेसल गैंग्लिया और रेटिकुलर फॉर्मेशन की जो है वो डिफेक्ट हो रहा है और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि एक्टिव एसिटाइलकोलिन यहाँ इनहिबिट हो रही है, जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हुई और उसके बाद जो है वो इंक्रीज द मस्कुलर टेंशन और फिर जो है इंसुलिन इनहिबिट होने की वजह से मसल्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा ओवर स्ट्रेस हो गए हैं और इनकी मूवमेंट जो है वो बढ़ गई।
तो ये एक कंपैरेटिव पिक्चर है कि नॉर्मली जब एसिटाइलकोलिन कंट्रोल में थी तो मस्कुलर मॉर्फोलॉजी भी जो है वो एक नॉर्मल स्टेट में थी, और यहाँ पर हाइपर मस्कुलरिटी हो गई क्योंकि ओवर मूवमेंट हो रही है डोपामिन की कमी और एसिटाइलकोलिन की ज़्यादती की वजह से। और ये फ्लैपिंग ट्रेमर आप देख रहे हैं कि जिस वक्त हम मरीज़ के हाथ सीधे करते हैं तो उसके फ्लैप्स जो हैं वो फ्लैपिंग मूवमेंट, उसके हाथ जो हैं वो फ्लैपिंग मूवमेंट देना शुरू कर देते हैं। ग्लोबल प्रिविलेंस के अंदर जैसा कि दिखाया गया है कि अच्छा, एक चीज़ जो हमने डिस्कस की थी पैथोफिजियोलॉजी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, यानी कि जो है ना वो मुख्तलिफ एडिनोमा पैदा हो गया जिसकी वजह से थायराइड जो है वो ओवर स्टिमुलेट करना शुरू कर गया अपनी सिक्रीशन, और इस तरह से हमें ट्रेमर्स क्रिएट हो गए। पूरी दुनिया में इसके अब तक 3 से 5.6% लोग पाए जाते हैं, जिसमें 45 साल से उम्र के जो लोग हैं, ऊपर के लोग जो हैं, ज़्यादा के लोग वो इस मर्ज का शिकार होते हैं। और अक्सर ये चीज़ रोस्टर मिनी रिपोर्टेड और मौत दोनों किस्म की, हर किस्म की उम्र और हर तरह की जेंडर में ये प्रीवेलेंस जो है ना वो पाई जाती है। और इसके अलावा हर 1 लाख लोगों में से तकरीबन 305 मरीज़ जो हैं वो ट्रेमर्स का शिकार हमें नज़र आते हैं, और इसका इंसिडेंस जो है वो हर 23 में से 1 आदमी इसका शिकार होता है। और जैसे दिखाया गया कि 0.5 से लेके 11.1% तक लोग जो हैं पूरी दुनिया में इस मर्ज का शिकार हैं। तो ये हमने एक ओवरव्यू आपसे ट्रेमर्स का डिस्कस किया, जिसको हम एक दफ़ा फिर रिवाइज करते हैं। हमारे सामने ये पैथोफिजियोलॉजी है, एक्शन ट्रेमर, ट्रेमर एट रेस्ट, एक्शन ट्रेमर्स, इसके अलावा एसेंशियल फेमिलियल ट्रेमर्स, सेनाइल ट्रेमर्स और इंटेंशनल ट्रेमर्स। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।